नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में पंचायत प्रतिनिधियों के 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। वहीं इस सम्मेलन में राज्य के 405 पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। इस आयोजन का मकसद पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसभा के कामकाज के बारे में जानकारी देना था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन ये किया गया। यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 405 पंचायत प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम के बाद एक संबोधन भी किया। इस दौरान ओम बिरला ने बताया कि उन्होंने असल मायने में अपनी राजनीति देवभूमि उत्तराखंड से ही शुरू की है। तो साथ ही ये भी कहा कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत से लेकर देश की संसद तक हर लिहाज से लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। इसके अलावा ओम बिरला ने बताया कि देश की जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना ही पहला संकल्प होना चाहिए। साथ ही जानकारी दी कि भारत के लोकतंत्र सबसे मजबूत और पुराना लोकतंत्र है। साथ ही ये भी बताया कि आजादी के बाद से अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती हर चुनाव के बाद सत्ता का हस्तांतरण रही है। तो वहीं मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने मसूरी शहर के विकास को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। वहीं उन्होंने दावा किया कि मसूरी के विकास के लिए कटिबद्ध हैं वो। साथ ही उन्होंने बताया कि वो लगातार कई योजनाओं के तहत मसूरी का विकास कर रहे हैं। दरअसल मसूरी शहर में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर मसूरी पेट्रोल पंप के पास 212 गाड़ियों की पार्किंग बनकर तैयार होने जा रही है। वहीं यहां पर 0 पॉइंट के पास भी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर 400 वाहनों की पार्किंग बनाने की योजना लगभग तैयार ही है और विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मसूरी में वन टाइम सेटलमेंट को लेकर लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। कुछ टेक्निकल समस्या के चलते योजना पास नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्द ही इसको कैबिनेट में पास करा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में यहाँ पर जो जाम की समस्या है, जिसका आम जनता को सामना करना पड़ता है, उससे जल्द ही निजात मिलेगी और उससे निजात दिलाने को लेकर मसूरी में टनल बनाई जानी है, जिसकी सैद्धांतिक सहमति केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दे दी है और टनल को लेकर डीपीआरपी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही पीने के साफ पानी को लेकर भी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मसूरी के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ और कल ही अगर आपने समाचार पत्रों में देखा होगा एसपीए के माध्यम से मसूरी से लेकर प्रिंस चौक तक पूरी सड़क को हम बना रहे हैं, काठबेगंजी रोड को हम बना रहे हैं, किमाड़ी मार्ग को हम बना रहे हैं। और मसूरी विधानसभा के अभी 3 तारीख को हमने एक पीएनजीएफसी की 11.5 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया। उसका 32 चरणों का पैसा भी हमने स्वीकृत कर दिया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने काम इन 5 सालों में हुए हैं आज तक कभी हुए नहीं होंगे। इसी प्रकार 0 पॉइंट पर हमारी पार्किंग शीघ्र ही हमारा उस कंपनी के साथ डेमो होने जा रहा है। उसका उन्होंने डेमो में दिखा दिया है बिजली को और हमारे को। हमारी किंगडेड की पार्किंग है लगभग पूरी होने की स्थिति में है और ये बनने के बाद यहाँ की जाम की समस्या का निदान होगा। ओटीएस में देखिए कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। जब अधिकारी चेंज होते हैं तो थोड़ा सा क्योंकि पूर्व में जो बनाया था तो वीसी अभी नया है, ही इज वेरी पॉजिटिव और उन्होंने जो है बनाकर शासन को भेजा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ थे, क्योंकि उसको कैबिनेट से पास होना है और
सौभाग्य की बात है कि आज मुख्यमंत्री जी स्वस्थ सर्कल थोड़ी देर में देहरादून पहुंचने वाले हैं। शीघ्र ही कैबिनेट होगी और कैबिनेट से निर्णय होगा और ओटीएस की जो मेरी समस्या है उसका भी समाधान। तो वहीं आपको बता दें कि डोईवाला से अब खबर, डोईवाला शुगर मिल में अव्यवस्थाओं के विरोध में अब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस बीच तमाम किसान और किसान कांग्रेस के लोग मिल गेट पर बैठे धरने पर, आपको बता दें कि धरने पर बैठ गए हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शासन प्रशासन पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। इस बीच किसान नेता उमेद बोरा, मनोज नौटियाल और मोहित ओनियाल ने कहा है कि पिछले 1.5 महीने से चीनी मिल का पेराई सत्र चल रहा है, लेकिन अभी तक ना तो गन्ना किसानों का 1.5 महीने का भुगतान हुआ है और ना ही सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया, जिससे किसान बेहद नाराज हैं। इसके साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से कहा कि अगर उनकी 2 सूत्रीय मांग पर सरकार ने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन करेंगे। तो गन्ना किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। कांग्रेस ने किया किसानों का समर्थन, किसानों की उपेक्षा करने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है सरकार पर। आज देश में अंबानी अडानी की सरकार है। सरकार की खुद की कोई सोच नहीं है। जो ये पूंजीपति लोग बैठे हैं, देश के जो 10 बड़े जो बिजनेसमैन परिवार हैं, उनके कहने पे ये सरकार चल रही है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज आपने देखा कि 1 महीने से ऊपर हो गया है, दिल्ली में किसान बैठे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तराखंड सरकार की बात करें तो पेमेंट हमारा अभी 1.5 महीना हो गया है, पेमेंट नहीं हुआ। गन्ने का रेट निर्धारित नहीं हुआ। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। पिछले घोषणा पत्र में सरकार ने बोला था किसानों की आय दुगना करेंगे। क्या किसानों की आय दुगना हुई? किसान आज आप पूरे देश में देखो कि किस तरह से पीड़ित है। आप दिल्ली में देख रहे होंगे कि वो कई दिनों से बैठा है, लेकिन ये जो गूंगी बेरी सरकार है इसका क्यों नहीं रेंग रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी से कि आपने जब पिछली रैलियाँ करी थी, आपने कि ये कहा था किसानों से, जनता से कि मैं गन्ने का जो पेमेंट होगा 15 दिन के अंदर आपके खाते में पहुँचा दूँगा। लेकिन ये एक्ट है, उन्होंने अपनी मर्जी से कहा, वो एक्ट में भी प्रावधान है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये डोईवाला शुगर मिल में आज जो हम लोग किसानों के साथ बैठ रहे हैं, हमारा निवेदन ये था कि 1.5 महीने मिल को चले हुए हो गए। आज सफाई है मिल की, और मिल का अभी तक जो गन्ना पेमेंट होना चाहिए था 62 से 65 हज़ार कुंटल बोरियां बन चुकी हैं, जिसमें से 15 करोड़ करीब किसानों का बनता है जो टेकिंग अमाउंट है। लेकिन अभी तक सरकार ने सीसी लिमिट पास नहीं करी। उत्तराखंड में हमारा गन्ने का रेट तय नहीं किया गया और जो हमारी पर्ची है उसमें रेट नहीं लिखा जा रहा और 1.5 माह होने को है। हमारा जो इस पेराई सत्र का मूल्य का किसानों का भुगतान है वो अभी तक नहीं दिया गया। तो हमारी मांग है कि भाई गन्ने का रेट तय करें कम से कम 450 रुपये, और हमारे को कम से कम ये बताया जाए कि हमारा कितना रेट होगा और कब तक हमारा भुगतान होगा। नहीं तो इसमें नियम के अनुसार 15 दिन में अगर भुगतान नहीं होता तो 7.5% ब्याज का है, और हम जो ब्याज हमारा वो दिया। राजकुमार अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं डोईवाला से। राजकुमार, यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं? देखिए, 2 सूत्रीय मांग को लेकर किसानों ने आज मिल गेट पर प्रदर्शन किया है, और क्योंकि 1.5 महीना हो गया मिल को चलते हुए, लेकिन किसानों के जो भुगतान की प्रक्रिया है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, जबकि नियम है कि मिल चलने के 15 दिन के बाद जो है किसानों का भुगतान शुरू हो जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी मांग है कि किसानों के जो गन्ने की सप्लाई है उसका रेट अभी तक तय नहीं किया गया सरकार द्वारा। तो ये 2 मांग को लेकर आज किसान कांग्रेस से जुड़े तमाम लोगों ने मिल गेट पर प्रदर्शन किया है, और किसान सभी चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी जो गन्ने का समर्थन मूल्य होता है उसको घोषित करे। इसके अलावा जो भुगतान की प्रक्रिया है उसको भी शुरू किया जाए। तो ये 2 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर किसानों में काफी नाराजगी है। और हालांकि जो ये किसान धरने पर बैठे हैं, इन्होंने साफ कर दिया कि जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है उसके भी पक्ष में इन लोगों का आंदोलन है। किसानों को समर्थन किया इन लोगों ने, और ये भी चाहते हैं कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन ले ताकि किसान आंदोलन खत्म हो, क्योंकि ठंड का समय है, लोग अपने घर परिवार को छोड़कर जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं। राजकुमार, शासन प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा आया इन किसानों से बातचीत करने के लिए, इन आश्वासन देने के लिए? देखिए, चीनी मिल के ईडी का इंतजार भी किया गया काफी देर तक, लेकिन मौके पर नहीं पहुंचे। हालांकि फोन पर उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सरकार गन्ने का समर्थन मूल्य को लेकर एक समिति बनाई हुई है, जो समिति अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद गन्ने का जो मूल्य है वो डिसाइड होगा। तो कहीं ना कहीं इंतजार किसानों को काफी समय से था। आज किसानों को गुस्सा फूटा है,
और क्योंकि 1.5 महीने का समय हो गया मिल को चलते हुए, न तो किसानों के गन्ने का मूल्य तय किया गया, न ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इन दो मांगों को लेकर आज किसान नाराज है, इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, शुक्रिया आपका राजकुमार, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर जिले की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने किच्चा के सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही किच्चा सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के वार्ड की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी रंजना राजगुरु अस्पताल में पाई गई खामियों पर नाराजगी उन्होंने जाहिर की। वहीं ये भी उन्होंने कहा कि किच्चा के सरकारी अस्पताल की खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इस बीच डीएम को अस्पताल में भर्ती मरीजों ने भी अपनी अपनी शिकायतें बताईं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मरीजों को शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। तो डीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया है, खामियों पर नाराजगी जताई और मरीजों की शिकायतों को भी सुना गया। और यहां पर अस्पताल में जिस तरह की कमियां पाई गई, वहां पर अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए कि कमियों को पूरा किया जाए। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के जो वार्ड हैं उनकी भी यहां पर जांच की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीएम ने अस्पताल में निरीक्षण किया, अस्पताल में व्यवस्था को देखा, किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर जो वार्ड बनाए गए हैं वहां पर क्या कुछ तैयारी है। साथ ही साथ मरीजों से भी बातचीत की, मरीजों की शिकायतें भी सुनी कि अस्पताल में किस तरीके से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैक्सीन 19 का तो वो तो हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है और सभी जितनी एसओपी के अनुसार जो भी व्यवस्था करनी थी वो सभी सीएमएस द्वारा की गई है। और सारे लोग जो ड्यूटी में लगे हुए हैं उनको पूरी अपनी ड्यूटीज़ पता है कि उनको क्या करना क्या नहीं करना। वो व्यवस्थाएं हमारी सभी अच्छी चल रही है और गाइडलाइन के हिसाब से चल रही हैं। और जहाँ तक बाकी इंस्पेक्शन की बात है, उसको एक तो मुझे जानकारी मिली है आमजन के द्वारा कि यहाँ की अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है 2 महीने से। तो ये एक खेद का विषय है। सीएमओ को इसमें देखना चाहिए था कि 2 महीने से अगर अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है तो तत्काल रूप से यहाँ नई मशीन खरीदने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए या कहीं से व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो कि इनके द्वारा नहीं की गई। इनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल रूप से यहाँ मशीन की व्यवस्था करें ताकि आमजन को समस्या ना हो। यदि उनके पास बजट नहीं है तो वो जिलाधिकारी से बजट की डिमांड करें और मैं तत्काल रूप से अनटाइड फंड या किसी भी बजट से इनको बजट प्रोवाइड कर दूंगी। रंजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं किच्चा से। रंजीत से जानना चाहेंगे, रंजीत, डीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया है, इस दौरान क्या वो संतुष्ट नजर आई वहां पर जिस तरह की व्यवस्था थी, या फिर जो कमियां पाई गई उन कमियों को किस तरीके से पूरा करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं? रंजीत, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि डीएम ने अस्पतालों का निरीक्षण किया और इस दौरान अस्पतालों में जब कमियां पाई गई तो निर्देश दिए गए कि इन कमियों को पूरा किया जाए। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के जो वार्ड बनाए गए हैं वहां पर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। तो खामियों पर नाराजगी जहां पर डीएम ने जताई, वहां साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन को लेकर वार्ड बनाए गए हैं उनका भी निरीक्षण किया गया। तो वहीं किच्चा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में पिछले वर्ष से रुके हुए व्यापार मंडल के चुनाव की सरगर्मियां अब शुरू हो गई हैं। लगातार इससे पहले व्यापार मंडल सदस्यता अभियान चला रहा था। वहीं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में लगभग 2500 वोटर हैं और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इसी महीने की 10 जनवरी को व्यापारियों का नामांकन और उसके बाद 17 जनवरी को व्यापार मंडल के चुनाव कराए जाएंगे। इसकी रूपरेखा बताते हुए व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि किच्चा के व्यापार मंडल का चुनाव पिछले साल ही हो जाता, लेकिन कोरोना काल के चलते नहीं हो पाया, इसलिए 17 जनवरी को अब चुनाव हो रहा है। तो व्यापार मंडल के देखिए, जो चुनाव 29 दिसंबर की
नानक टायर्स में गोली कांड की जो घटना हुई थी, जिसमें कुछ बदमाश ने आके वहाँ पर दुकान में गोली चलाई थी, तो आज रुद्रपुर पुलिस ने उसका खुलासा किया है, जिसमें जो 2 योजना बनाने वाले जो बदमाश है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि बेसिकली जो ब्याज के काम को लेके ये जो रंजिश थी, उसके कारण ही ये जो गोली की पूरी घटना है, ये गोली कांड की घटना हुई है। इसमें 4 जो शूटर थे, साथ साथ में 2 अन्य जो योजना बनाने वाले थे, वो अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और साथ साथ में जो टीमें हैं वो अभी भी उनके साथ में जो गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीमें वो बाहर में लगी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी शेष बदमाशों का भी हम गिरफ्तार करके इस जो पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम आया था पूरे मामले में, तो क्या सर कितनी सत्यता है मामले में? देखिए, इस एंगल पे पुलिस ने काफ़ी जांच की है, लेकिन हम अभी पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट से मना नहीं कर रहे हैं। उसके गैंग के मेंबर से उसमें शामिल हो भी सकते हैं, लेकिन इस पर अभी जांच करें। बहुत डिटेल में इसके बारे में बताना नहीं चाहूँ, क्योंकि अभी शूटर्स को अरेस्ट करना हमारा शेष है। चलिए अब खबर चमोली से, जहां पर चमोली पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। आरोपी का नाम पूजा सिसोदिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले ही पाखरी इलाके में रहने वाले एक शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी कि ऋषिकेश एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। उसके साथ 70,000 रुपए की ठगी की गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी पूजा सिसोदिया को गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में पकड़े गए आरोपी के साथ अभी फरार है। अब और इसी के साथ साथ बता दें आपको कि तमाम उन लोगों की भी तलाश है जो कि आरोपी के साथ इस ठगी के धंधे में चल रहे थे। तो नौकरी के नाम पर ठगी की जा रही थी। एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। 70,000 रुपए की ठगी की गई। ऋषिकेश एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर शख्स से 70,000 रुपए ठग लिए गए। मुख्य महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एम्स में नौकरी लगाने के नाम पर उससे 70,000 रुपये लेकर उसके यहाँ ठगी कर ली गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसकी जांच की गई और तब से अब तक, क्योंकि ये आकाश सिसोदिया का खाली उसके पास नाम था और एक मोबाइल नंबर था, उसके अलावा उसके पास कोई डिटेल नहीं थी। इसको गहनता से इसका विवेचना करते हुए और एसओजी के माध्यम से सर्वे 9 से ट्रेस करते हुए कल दिनांक 6 जनवरी को ऋषिकेश हरिपुर कला से एक आकाश की सहअभियुक्ता पूजा सिसोदिया, जो उसकी पत्नी है और जिसके खाते में ठगी के पैसों का लेन देन होता है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको आज न्यायिक अभिक्षा के लिए भेजा जा रहा है। चलिए रुक करेंगे रुड़की का। रुड़की में बीती 5 जनवरी को हुए ट्रक चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने भगवापुर में थाने से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए ट्रक भी बरामद किए और साथ ही साथ इसके साथ ही गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर एक दूसरा ट्रक भी बरामद किया गया, जिसको पहले चोरी किया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और मुखबिरों की मदद से आरोपियों को ढूंढा है। खुलासा करते हुए एसपी देहात एसके सिंह ने बताया कि चोरों को ट्रक को मुजफ्फरनगर ले जाने की फिराक में चोर थे और जिसे 1 लाख रुपए में सोनू नाम के एक शख्स को बेचने का सौदा तय हुआ था। वहीं ट्रक खरीदने की साजिश करने वाले सोनू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना किया गया है। तो ट्रक चोरी की वारदात का खुलासा किया गया। 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। चलिए अब खबर जोशीमठ से। जोशीमठ में बर्फबारी के बाद भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ और हिमक्रीड़ा स्थली औली दोनों यहां पर पूरी तरह से बर्फ के आगोश में हैं। कपाट बंद होने के बाद पहली बार चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर ओढ़े बद्री धाम की सुंदर तस्वीर और पर्यटन स्थली औली के खूबसूरत नज़ारे सामने आए हैं। वहीं बीआरओ यहां विषम परिस्थितियों में भी देश के आखिरी सरहदी गांव माड़ा बॉर्डर तक सड़क से भारी बर्फ के बोल्डर हटाने में लगा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ
जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर बर्फबारी के बाद अब पाला पर्यटकों के वाहनों के लिए चुनौती बन रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने भी औली रोड पर पाले से निपटने के लिए अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं और यहां रोड पर न तो चूना डाला गया और न ही नमक का छिड़काव हुआ है, जिसकी वजह से कई वाहन हादसे का शिकार होते होते बचे हैं। चलिए फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में